सेशन जो कि 2019 में हुआ और से लेकर 48 रेगुलर सेशन जो कि 2021 में हुआ, कश्मीर में होने वाली अनलॉफुल डिटेंशंस और रिस्ट्रिक्शंस को हाईलाइट किया गया। इसके दौरान 3 और रेगुलर सेशंस हुए जो कि 43rd, 45th और 46th थे और उनमें भी इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। यहाँ मैं आपका ध्यान आर्टिकल्स ऑफ यूटीएचआर पे लाना चाहूंगी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका आर्टिकल 3 इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं ये हर सिग्नेटरी मेंबर्स पर लागू होते हैं, बेशक वो परमानेंट हो यूएन की या नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसका आर्टिकल 3 जो है राइट टू लाइफ एंड लिव फ्रीली पर बात करता है। आर्टिकल 5 डिक्लेयर करता है राइट टू फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। आर्टिकल 13 डिस्क्राइब करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 18 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 एंड 21 बात करता है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन एंड डेमोक्रेसी। और ये सब खुलेआम कश्मीर में वायलेट किए जा रहे हैं। जब हम ह्यूमन राइट ट्रीटीज और रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सी ह्यूमन राइट ट्रीटीज बनाई, रेजोल्यूशंस बनाई, कन्वेंशंस बनाई ह्यूमन राइट पर, तो मैं यहाँ आपका ध्यान लाना चाहूंगी द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948 एंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965। और इस तरह की हजारों रेजोल्यूशन को कश्मीर में वायलेट किया जा रहा है। आर्टिकल 25 ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये क्लियरली स्टेट करता है कि तमाम रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नेचर की हैं। तो फिर इंडिया इनको फॉलो क्यों नहीं करता? और तो इंडिया एक यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर है और ये ना ही जम्मू एंड कश्मीर में इम्पोज होती हैं। मेरा रिस्पेक्टेड पैनल से जो क्वेश्चन आज है वो ये है that we know that India is a highly diplomatic state, but United Nations के पास भी unlimited powers हैं। इसके पास ये पावर भी है that it can take action on its own motion। तो फिर क्यों यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता? सिक्योरिटी काउंसिल क्यों खामोश है? इतने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पर सिक्योरिटी काउंसिल क्यों खामोश है जब उसके पास पावर भी है, but it's not taking any action against India for causing these violations in Jammu and Kashmir? Thank you so much. Zahra, I would like to invite you on stage to put your legal question in front of our honorable panelists. जैसा कि हम सब जानते हैं, कश्मीर हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से खित्ता टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है। लाइक 2016 में पठानकोट एयरबेस पर अटैक होता है और इंडिया विदाउट एनी एविडेंस इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। इसी तरह फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक होता है और इंडिया फिर पाकिस्तान को इस अटैक का जिम्मेदार ठहराता है और इंडिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो कश्मीर के बाज़ जिहादी तंजीमों को फंडिंग करता है और उनके ज़रिए इस तरह के अटैक्स करवाता है। इसके अलावा इंडिया IRO's लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी करता है और इंडिया ओपनली ये बात एडमिट कर रहा है कि उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की है एज अ रिप्राइजल ऑफ पुलवामा अटैक। तो मेरा पैनल से ये क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से होने वाली जो ये एयर स्ट्राइक्स है, क्या ये लॉफुल है? क्या ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 के खिलाफ नहीं, जो ये कहता है कि मेंबर स्टेट्स एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखेंगे? और मेरा पैनल से दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडिया के एक हाई ऑफिशियल ने ये बात खुद एडमिट की है कि इंडिया का बहुत बड़ा और अहम किरदार है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने में, और इंडिया के इन्हीं इल्जामात की वजह से पाकिस्तान काफी टाइम तक FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहा है। तो मेरा सवाल पैनल से ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के इन इल्जामात को किस तरह टैकल कर सकता है और पाकिस्तान के पास क्या डिफेंस है इस हवाले से? थैंक यू। Next, I would like to invite Onari on the stage.
सर कश्मीर का जब भी इशू सामने आया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अथॉरिटी जिसके पास हम रिफ्यूज लेके जाते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको आलमी अदालत भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत मेन जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये 1945 में वजूद में आई और ये 15 जजेस का एक पैनल है। सर ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होती हैं दो स्टेट्स के दरमियान, उनको रिजॉल्व करता है। पाकिस्तान ने काफी दफा इस अदालत का रुजू किया, जिसमें से रिसेंटली आर्टिकल 370 जो रेवोकेशन थी